प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ खाने से पचाने तक। बच्चों, ये तो आप सब जानते हो कि हम देखकर या छूकर किसी वस्तु को पहचान सकते हैं। क्या कोई और तरीका भी है किसी वस्तु को पहचानने का? सोचो। चलो प्रश्न को थोड़ा सरल बना देते हैं। ये बताओ कि बिना देखे और बिना छुए किसी खाद्य पदार्थ को कैसे पहचानोगे? चख कर। हाँ, बिल्कुल सही। हमें चख कर पता चल जाता है ना कि कौन सी वस्तु कड़वी है, कौन सी मीठी है, कौन सी खट्टी है और कौन सी नमकीन है। एक बार राजू का भाई नीम की एक टहनी ले आया और राजू ने उससे बहुत सारी दातुन बना ली और सोचा कि अब वो नीम की ही दातुन करेगा। उसने जैसे ही दातुन को मुंह में लिया, उसे वो बहुत कड़वी लगी। उसने झट से दातुन को फेंक दिया और कुल्ला करके चीनी खाने के लिए दौड़ा। उसने सोचा, इससे तो अच्छा कीकर की दातुन होती है, कम से कम वो कड़वी तो नहीं होती। प्यारे बच्चों, नीम की दातुन माना कड़वी तो होती है, पर वो हमारे दांतों के लिए अच्छी भी होती है। आप अपने बड़ों से पूछिए कि आपके गांव या शहर में और कौन-कौन से पेड़ हैं जिनकी दातुन आप कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप नमकीन, मीठे, कड़वे, खट्टे और फीके स्वाद वाली कुछ वस्तुओं के नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो एक ऐसी ही तालिका बनाकर 3-3 वस्तुओं के नाम उस तालिका में लिखिए। क्या आपको पता है कि अलग-अलग चीज़ों के स्वाद का हमें कैसे पता चलता है? बच्चों, हमारी पूरी जीभ स्वाद नहीं बताती। जीभ के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग स्वाद बताते हैं। जीभ का ये हिस्सा हमें कड़वा स्वाद बताता है। ये दोनों हिस्से हमें खट्टा स्वाद बताते हैं और ये हिस्से हमें नमकीन स्वाद बताते हैं और जीभ का ये वाला हिस्सा हमें मीठा स्वाद बताता है। अच्छा बच्चों, बताओ, क्या किसी खाद्य पदार्थ को पहचानने का कोई और तरीका भी है? हाँ, हम सूंघकर पहचान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा ना, माँ सब्जी या आटे को सूंघकर बता देती हैं कि वो खराब हो गया है। उन्हें सूंघकर ये भी पता चल जाता है कि दूध खराब हो गया है। और ये भी देखा होगा आपने कि वो सूंघकर बता देती हैं कि चाय में इलायची डाली गई है या तुलसी डाली गई है। आप अपनी माँ से पूछिए कि उन्हें कैसे पता चल जाता है ये सब। क्या आप भी खाने की किसी ऐसी वस्तु का नाम जानते हैं जिसे आप उसकी खुशबू से पहचानते हो? आपको भी तो पता चल जाता होगा ना सूंघकर कि आज तो माँ ने हलवा बनाया है या दीदी ने लड्डू बनाए हैं या पापा पूरी बना रहे हैं। यहाँ हमने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। आप इसमें से उन चीज़ों के नाम छांट कर बताइए जिन्हें आप सुनकर पहचान सकते हैं। कल मैंने आधी छुट्टी के समय कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुना। वे सब भोजन का इंतजार कर रहे थे और उन सबको बहुत भूख लगी थी। सलीम कह रहा था, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और भूख के मारे मेरे पेट में बल पड़ रहे हैं। नेहा कह रही थी, मेरे पेट में अजीब सी आवाज़ हो रही है। और जसप्रीत कह रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हों। और सोनम कह रही थी कि मुझे तो भूख लगने पर थकावट महसूस होती है। बच्चों, आपको कैसा लगता है?
जब आपको बहुत भूख लगी हो? बहुत भूख लगने पर क्या आप भी रोहन की तरह भोजन पर टूट पड़ते हैं? जब भोजन आया तो रोहन बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगा और इस पर उसके दोस्त जसप्रीत ने उसको कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, खाना हमेशा चबा कर खाना चाहिए। बच्चों, आपको भी तो आपके माता पिता कहते होंगे ना कि भोजन चबा चबा कर करना चाहिए। जानते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भोजन को चबाकर खाने से वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा उसमें लार मिल जाती है, जो एक पाचक रस होता है। यह भोजन को नरम, गीला व पाचन योग्य बनाता है। जो भोजन हम चबा चबा कर करते हैं उसके स्वाद में और जो हम जल्दी जल्दी करते हैं उसके स्वाद में बहुत अंतर होता है। आप ऐसा खुद भी अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए रोटी के 2 टुकड़े लो। एक टुकड़े को 10 से 12 बार चबाओ और दूसरे टुकड़े को 30 से 32 बार चबाओ और देखो कि कौन सा टुकड़ा मुंह में अधिक गीला प्रतीत हुआ। किस टुकड़े को निगलना ज़्यादा आसान था और अधिक बार चबाने से रोटी के स्वाद में क्या परिवर्तन महसूस हुआ। जो प्रयोग आपने रोटी के साथ किया वह अंकुरित मूंग, उबले हुए चने या गेहूं के साथ भी करके देखो। रोटी को अधिक बार चबाने से यह लार में मिलकर पाचन क्रिया द्वारा शर्करा में बदल जाती है। इससे रोटी थोड़ी मीठी लगने लगती है। जो चीज़ें आपको पसंद हो, जो खाद्य पदार्थ आपको स्वादिष्ट लगता हो, उसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखने, सूंघने या उनका नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भोजन को निगलते हैं, खाते हैं, तो वो कहाँ जाता है? आपने अक्सर अपने माता पिता को यह कहते तो सुना होगा कि भरपेट खाओ। तो चलो हम देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ जाता है। भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा अमाशय या पेट तक पहुंचता है। रोटी, सब्जी, फल, जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब हमारे पेट तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि भर पेट खाओ। और यहाँ पर पेट में जाकर भोजन पाचक रसों के साथ मिलकर पच जाता है और फिर पचा हुआ भोजन अमाशय से आंत में जाता है। पाचक रस मुंह और अमाशय के अलावा छोटी आंत में भी पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर हमने मार्क किया है, ये है छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। कभी कभी जो हम भोजन करते हैं वो मुंह से वापस भी आ जाता है। इसे उल्टी आना कहते हैं। एक बार नेहा की छोटी बहन को उल्टी व दस्त लग गई। तब उसके पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोले कि इसके शरीर में तो पानी की कमी हो गई है, इसे ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने भी तो कभी पानी में ग्लूकोज घोलकर पिया होगा ना, और ये भी महसूस किया होगा कि इसे पीने से शरीर में ऊर्जा आ जाती है, हमें ताकत मिलती है। अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से शरीर में कमजोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है। इसलिए ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ग्लूकोज भोजन का सबसे सरल रूप होता है
और यह तुरंत ताकत देता है। इसीलिए हिना की बहन को ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया गया। बच्चों, अगर आपने कभी ग्लूकोज चखा है तो बताइए कि इसका स्वाद कैसा होता है। और क्या आपको याद है, आपने पिछली कक्षा में जीवन रक्षक घोल बनाया था। याद कीजिए और लिखिए कि यह किस रोगी को और कब दिया जाता है। और घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और ये भी लिखिए कि ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है। कल स्कूल में डॉक्टर आए थे और उन्होंने बच्चों के दांतों और आँखों का चेकअप किया। उन्होंने उनका वजन और कद भी मापा। राहुल का वजन और कद उसकी उम्र के अनुसार बिल्कुल सही था, जबकि राम का वजन सामान्य से कम था और श्याम का वजन सामान्य से ज़्यादा था। डॉक्टर ने बताया कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण था उनकी भोजन संबंधी आदतें। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है और वह है संतुलित भोजन। चलिए हम भी राम से मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसकी भोजन संबंधी आदतों के बारे में जानते हैं, जिससे कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। राम की उम्र 11 वर्ष है, पर देखने में तो वह ऐसा लगता है जैसे वह 8 वर्ष का हो। देखिए यह कितना कमज़ोर लग रहा है। राम अक्सर बीमार रहता है। उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। उसे हमेशा थकान रहती है। राम पैदल स्कूल जाता है। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। राम का खाना खाने का मन भी नहीं करता और उसे भूख भी नहीं लगती और उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। और ये है श्याम। इसकी उम्र भी 11 वर्ष है, जबकि देखने में यह ऐसा लगता है कि यह 14 वर्ष का हो। श्याम प्राय सुस्त रहता है। उसका शरीर मोटा और थुलथुल है। उसके पैरों में दर्द रहता है। वह ऑटो रिक्शा से स्कूल जाता है। वह खेलने भी नहीं जाता और बस टीवी देखता रहता है। घर का बना खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। न दाल चावल न सब्जी रोटी। उसे केवल कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे, कचौड़ी ये सब अच्छे लगते हैं। देखिए, देखने में भी श्याम कितना मोटा लग रहा है ना। और ये है मीरा। मीरा कल स्कूल नहीं आई थी क्योंकि वो बीमार थी। मीरा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसका खून टेस्ट किया। जांच से पता चला कि उसको एनीमिया नामक बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि मीरा के खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उन्होंने मीरा को ताकत की दवाई दी और उसे भोजन में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहा, क्योंकि इन सब में आयरन अधिक होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो बच्चों, राम, श्याम और मीरा से मिलकर हमने क्या जाना कि राम के अस्वस्थ होने का कारण है कि वह समय पर खाना नहीं खाता और भरपेट खाना भी नहीं खाता, जबकि श्याम के अस्वस्थ होने का कारण है कि वह घर का बना भोजन नहीं करता। उसके भोजन में कोल्ड ड्रिंक, समोसे, कचौड़ी इन सब की मात्रा ज़्यादा है। जबकि मीरा से मिलकर हमने जाना कि एक पोषक तत्व आयरन की कमी की वजह से उसको एनीमिया हो गया, तो दूसरे पोषक तत्वों की कमी की वजह से दूसरी बीमारियां भी तो हो सकती हैं। बार बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार वजन व लंबाई में कमी और हमेशा सुस्त व चिड़चिड़ा रहना, ये सब कुपोषण के लक्षण हैं।
प्यारे बच्चों, अगर आप राम, श्याम और मीरा की तरह अस्वस्थ नहीं रहना चाहते और राहुल की तरह स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आपको भी अपने भोजन संबंधी आदतों को बदलना होगा। हमें भोजन हमेशा सही वक्त पर करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, कचौड़ी, समोसे आदि को शामिल नहीं करना चाहिए और हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसा भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही अनुपात में हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है। आपको ध्यान है ना, डॉक्टर ने राम और श्याम को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करने की सलाह दी थी। आपको भी स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। आपके भोजन में भी सभी पौष्टिक तत्व सही अनुपात में होने चाहिए। आप यही सोच रहे होंगे ना कि पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, इन्हें भोजन में कैसे शामिल करें, ऐसा क्या खाएं कि सभी पोषक तत्व मिल जाएं। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं कि वो पोषक तत्व कौन-कौन से हैं जिन्हें हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा। अब हम देखेंगे कि हम अपने भोजन में किन-किन खाद्य पदार्थों को शामिल करें, क्या खाएं कि ये सब पोषक तत्व हमें मिल जाएं। इसके लिए पहले हम खाद्य पदार्थों को 5 अलग-अलग समूहों में, वर्गों में बांट लेते हैं। पहले भाग में हम लेते हैं बच्चों अनाज को। इसमें शामिल है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार। गेहूं, बाजरा, मक्का और ज्वार के आटे की हम रोटी बनाकर खाते हैं। इसके अलावा हम चावल भी खाते हैं। बच्चों, इन सब में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनसे बने दूसरे खाद्य पदार्थ जैसे कि दलिया या पोहा, इनको भी हम इसी समूह में रखेंगे। प्यारे बच्चों, हमें अनाज को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। तो दूसरे भाग में हम लेते हैं बच्चों दाल, फलियां और सूखे मेवे। आपने रसोई घर में अलग अलग तरह की दाल रखी देखी होगी ना। हम उन सभी दालों को इस वर्ग में रखेंगे। इसके अलावा चना, राजमा, सोयाबीन, सूखे मेवे, मटर, इन सब की क्या विशेषताएं हैं बच्चों? इनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है और प्रोटीन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके कद के बढ़ने में, मांसपेशियों को मजबूती देने में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आपको अपने भोजन में इन सबको जरूर शामिल करना चाहिए। तीसरे भाग में हम लेंगे बच्चों दूध और दूध से बने पदार्थों को। इसमें शामिल है दूध, दही, पनीर और छाछ। प्यारे बच्चों, इन सब में कई प्रकार के विटामिन होते हैं और इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसलिए हमें दूध और दूध से बने पदार्थों को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। इस भाग में हम लेते हैं बच्चों फल और सब्जियों को। हमें फल और सब्जियों को भी अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण होते हैं। पर प्यारे बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर रोज एक ही तरह के फल या एक ही तरह की सब्जी नहीं खानी चाहिए। हमें अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाने चाहिए। अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाने चाहिए क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अगर हम एक ही तरह का फल या एक ही तरह की सब्जी खाएंगे तो सारे खनिज लवण और विटामिन हमें नहीं मिल पाएंगे। एक ही तरह के विटामिन और खनिज लवण हमें मिल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें हर तरह के फल और हर तरह की सब्जी को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। हमें बदल बदल कर ही फल और सब्जियां खाने चाहिए। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम शामिल करते हैं
घी, तेल और मीठे पदार्थों को। मीठे पदार्थ जैसे चीनी, शहद, मिठाई और मुरब्बा। प्यारे बच्चों, ये सब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। घी और तेल में जो वसा पाई जाती है वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि हमारे हृदय को या हमारे मस्तिष्क को। परंतु प्यारे बच्चों, हमें इन पदार्थों का सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अगर हम इन पदार्थों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो मोटापा बढ़ता है। प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे थे ना कि हम ऐसा क्या खाएं कि सभी पोषक तत्व मिल जाएं। तो आपको क्या करना है, हमने ये जो 5 अलग अलग समूहों में खाद्य पदार्थों को बांटा, इस प्रत्येक समूह से आपको कोई न कोई खाद्य पदार्थ जरूर अपने भोजन में शामिल करना है। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम इन अलग अलग समूहों से खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में कैसे शामिल कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने ली रोटी, दाल, दही और सलाद। अब हम देखते हैं कि हमने किस किस समूह से खाद्य पदार्थों को लिया। रोटी को हमने लिया पहले समूह से, जिसमें हमने शामिल किया था अनाज को। इसके ऊपर हमने लगाया घी, जो कि हमारा आया 5वें समूह से, जिसमें हमने शामिल किया था घी, तेल और मीठे पदार्थों को। दही हमारी आई 3रे समूह से, जिसमें शामिल किया गया था दूध और दूध से बने पदार्थों को। दाल हमारी आई 2रे समूह से, जिसमें हमने शामिल किया था दालों और फलियों को। और सलाद आया हमारा 4थे समूह से, जिसमें हमने शामिल किया था फलों और सब्जियों को। अब हम देखते हैं कि इनसे हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिले। रोटी, गेहूं की रोटी से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट, और इसके ऊपर हमने लगाया था घी, जिससे हमें मिली वसा। और दाल से हमें मिले प्रोटीन। सलाद और दही से हमें मिले विटामिन और खनिज लवण। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों से हमें विटामिन और खनिज लवण मिले हैं, फिर हमने इन 2 को अपने भोजन में शामिल क्यों किया, एक को क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों से हमें अलग अलग तरह के विटामिन और खनिज लवण मिले हैं। इसलिए जिन 5 समूहों में हमने खाद्य पदार्थों को बांटा है, उस प्रत्येक समूह से आपको कोई न कोई खाद्य पदार्थ अपने भोजन में जरूर शामिल करना है। और ये भी याद रखना है कि आपको एक ही तरह का भोजन हर रोज नहीं करना है। आपको अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना है, ताकि अलग अलग तरह के विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आपको मिलते रहें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, सही स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ, ताजा और संतुलित भोजन करना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार भी अनेक योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सभी को संतुलित भोजन मिले, जैसे कि आपके विद्यालय की मिड डे मील योजना। आप अपने दादी, नानी या माँ से पूछिए कि वो किस तरह का भोजन किया करते थे, वो क्या क्या खाते थे जब वो आपकी उम्र के थे, और वो क्या क्या काम किया करते थे। हमने देखा कि आयरन की कमी की वजह से मीरा को एनीमिया हो गया। अपने बड़ों से पूछकर लिखिए कि संतुलित भोजन ना करने से या भोजन में पोषक तत्वों की कमी की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। क्या आपका भोजन संतुलित है? क्या आपके भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित हैं? यह भी बताइए कि ग्लूकोज के अलावा और क्या खाने से आपको तुरंत ताकत मिलती है। आपको ध्यान है, सोनम कह रही थी, मुझे तो भूख लगने पर थकावट महसूस होती है। आपको क्या लगता है, अगर उसे भोजन मिल जाता तो उसे थकावट महसूस ना होती? उसकी थकावट दूर हो जाती? क्या उसे ताकत मिलती? आपको क्या खाने से ताकत मिलती है? सोचिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना
कि हम देखकर, सूंघकर और चखकर खाद्य पदार्थों को पहचान सकते हैं। हमने ये भी जाना कि हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों के स्वाद का कैसे पता चलता है। जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग तरह का स्वाद बताते हैं। और हमने ये भी जाना कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन के पाचन के विषय में भी हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों, उम्मीद है आप पाठ को समझ पाए होंगे। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे।